नमस्कार, आप देख रहे हैं निश्चय टाइम। आज के पॉडकास्ट में हमारे साथ ट्रांसएशिया कंपनी के पुरी साहब हैं, जो कि इस कंपनी के साथ 24 सालों से जुड़े हुए हैं और इस कंपनी से जुड़े हुए उनके पास हर छोटी बड़ी गतिविधियों में कंपनियों के साथ में रहें। आज हम उनसे जानना चाहेंगे कि सर, सबसे पहले सर आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। सर, हम आप जानना चाहेंगे कि ट्रांसएशिया कंपनी क्या है और किस तरह से ये बनी, और सुना है कि बड़ा इंटरेस्टिंग स्टोरी है जी। नमस्कार। ट्रांसएशिया बायोमेडिकल लिमिटेड सन 1989 के अंदर श्री सुरेश वदरानी, जो कि हमारे चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर है, उन्होंने ये कंपनी 1979 में स्टार्ट करी थी। पर इस कंपनी को स्टार्ट करने के पीछे एक बहुत ही इंस्पिरेशनल स्टोरी है कि ये कंपनी कैसे मिस्टर वदरानी ने चालू करी। उस समय जब कोई मेक इन इंडिया या इंडिया में मेडिकल इक्विपमेंट्स की मैन्युफैक्चरिंग के बारे में नहीं सोचता था, तो यह ख्यालात उनके दिमाग में कैसे आए। एक्चुअली मिस्टर वदरानी एक पेशे से सर्विस इंजीनियर हैं और वो एक मल्टीनेशनल कंपनी के अंदर हेमेटोलॉजी एनालाइजर्स को ठीक करने का, उनकी रख रखाव करने का काम करते थे एज अ इंजीनियर। फिर उन्होंने वो जॉब छोड़ी और उन्होंने श्री राजमोहन गांधी, जो कि गांधी जी के ग्रैंडसन हैं, वो उनके कॉलेज के फ्रेंड भी थे, उनको ज्वाइन किया। बिकॉज राजमोहन गांधी जी ने उस ज़माने में 1970 के अंदर मॉरल री आर्मामेंट करके प्रोग्राम शुरू किया था। तो श्री वदरानी जी ने पंचगनी में पूना के निकट एक पहाड़ी के ऊपर एक मॉरल री आर्मामेंट सेंटर की स्थापना करी और अगले 7-8 सालों तक वो वहाँ पे मॉरल री आर्मामेंट पे ट्रेनिंग किया कराते थे, जिसमें वो बताते थे लोगों को कि आपकी समाज के प्रति क्या मॉरल ड्यूटीज़ हैं, आपको अपने रिश्तेदारों से, अपने भाइयों से, अपने दोस्तों से कैसा करना है, आपका एम क्या है लाइफ में, वो उनकी ज्ञान देते थे, उसका सिखाते थे। फिर एक दिन वो मुंबई आए श्री राजमोहन गांधी जी के साथ में। उस वक्त जयप्रकाश नारायण करके एक बहुत बड़े नेता हुआ करते थे 1970 में। जयप्रकाश नारायण जी को डायलिसिस कराना पड़ता था क्योंकि उनकी किडनी में प्रॉब्लम थी और वो जसलोक हॉस्पिटल में एडमिट थे। तो श्री वदरानी और राजमोहन गांधी जी जसलोक हॉस्पिटल गए उनसे मिलने के लिए, बट अनफॉर्चुनेटली जब वो मिलने गए उसी वक्त वो डायलिसिस मशीन ख़राब हो गई और सारे डॉक्टर बहुत ही परेशान थे, हैरान परेशान घूम रहे थे, क्योंकि उस ज़माने में ना कोई मोबाइल था, ना ईमेल थी, कोई जरिया नहीं था कि किसी इंजीनियर को वो बुला पाएँ और उस मशीन को वो ठीक कर पाएँ। तब श्री राजमोहन गांधी जी ने मिस्टर सुरेश वदरानी को रिक्वेस्ट किया कि सुरेश जी, आप भी एक इंजीनियर हैं, तो आप क्यों नहीं ये मशीन ठीक करने का कोशिश करते हैं। तो मिस्टर वदरानी ने वो मशीन ठीक करने की कोशिश करी और बाय द ग्रेस ऑफ गॉड वो मशीन वो ठीक कर पाए। और जब उन्होंने वो मशीन ठीक करी, फिर जयप्रकाश नारायण जी का डायलिसिस हो पाया। तो उस मौके पे मिस्टर गांधी जी ने उनको, सुरेश वदरानी को रिक्वेस्ट किया कि आप एक ऐसी कंपनी क्यों नहीं खोलते हैं जो कि ये मशीनें जो कि इम्पोर्टेड हैं, जिसकी इंडिया में कोई नो हाउ नहीं है, उसकी रख रखाव करे, उनको ठीक रखे, उनकी AMC CMC ले। तो मिस्टर वदरानी ने उस ज़माने में ये ठाना कि मैं एक कंपनी बनाऊंगा। पर जब वो कंपनी का नामकरण कर रहे थे तो उनके मन में ये विचार आया कि मैं सिर्फ मुंबई या महाराष्ट्र या इंडिया को ही क्यों ऐसा काम करूँगा, ऐसी सेवा मैं पूरे एशिया में दूंगा। तो उन्होंने 1989 में इस कंपनी का नाम ट्रांसएशिया बायोमेडिकल रखा। तो उस ज़माने में उनका विज़न था कि मैं ऐसी सर्विस पूरे एशिया में दूँ। फिर उन्होंने कुछ लाइक माइंडेड लोग अपने साथ लिए और वो डायलिसिस मशीन की AMC CMC लेने लगे। धीरे धीरे उन्हें पता लगा कि मैं मशीन तो ठीक कर सकता हूँ, पर इसके जो इसको मशीन को चलाने में जो केमिकल्स लगते हैं, जो डाइल्यूएंट लगते हैं, उनका भी अभाव है। तो ही स्टार्टेड मैन्युफैक्चरिंग डायलिसिस फ्लूइड। फिर धीरे धीरे जब वो अपने पैथोलॉजिस्ट फ्रेंड से भी मिलते थे तो उन्होंने पता लगा कि कई पैथोलॉजिस्ट फ्रेंड लैब खोलना चाहते हैं, पर वो लोग इतनी महंगी मेडिकल इक्विपमेंट अफोर्ड नहीं कर सकते। वो लोगों को नौकरी करने के अलावा कोई चारा नहीं था, क्योंकि उनके पास उतना पैसा नहीं था कि वो अपनी ये इम्पोर्टेड मशीनें खरीद पाए। तो 1982 में उन्होंने इंडिया का पहला बायोकेमिस्ट्री एनालाइज़र इंडिया में मैन्युफैक्चर किया। उस मशीन का उन्होंने नाम रखा अर्बा। तो आप जो देख रहे हैं ERBA, ये बेसिकली एक फुल फॉर्म है ईजी एंड रिलायबल बायोकेमिस्ट्री एनालाइज़र। तब मिस्टर वदरानी ने ये पहला बायोकेमिस्ट्री एनालाइज़र इंडिया में बनाना शुरू किया। मुंबई के अंदर एक फैक्ट्री बनाई एंड धीरे धीरे उस फैक्ट्री को बढ़ाया और धीरे धीरे हम और भी बड़ी मशीनें बनाने लगे
और सन 2000 तक हम 135 कंट्रियों में वर्ल्ड वाइड ये इंडिया में मैन्युफैक्चर्ड मशीन को एक्सपोर्ट करने लगे। फिर बायोकेमिस्ट्री एनालाइज़र के साथ साथ हमने दूसरे एनालाइज़र भी बनाए, जैसे कि एलाइज़ा रीडर, यूरिन एनालाइज़र, कोएगुलेशन एनालाइज़र, हेमेटोलॉजी सेल काउंटर्स वगैरह वगैरह। आज हम काफ़ी सारी मशीनें बनाते हैं और 135 कंट्रीज़ में एक्सपोर्ट करते हैं। आज देश भर में वर्ल्ड ऑल ओवर वर्ल्ड वी हैव मोर देन 8 फैक्ट्री, जहाँ पे हमारी फैक्ट्री दमन में है, बद्दी में है, सिक्किम के अंदर है, मुंबई में है और विशाखापट्टनम में। और रिसेंटली हमने विशाखापट्टनम में एशिया की बिगेस्ट मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी डाली है, क्योंकि हमारा हर साल मैन्युफैक्चरिंग का एक्सपोर्ट जो है काफ़ी बढ़ रहा है। और इस चीज़ में हमें भारत सरकार ने भी काफ़ी मदद करी और मेक इन इंडिया को प्रेफरेंस दिया। तो काफ़ी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट जैसे कि नए एम्स आ रहे हैं, वो सब हमारा मेक इन इंडिया का प्रोडक्ट को प्रेफरेंस दे रहे हैं और ख़रीद रहे हैं मेक इन इंडिया को। आज के दिन में हम ब्राज़ील, रशिया, साउथ अफ्रीका, साउथ अमेरिकन कंट्रीज़, ऐसी सारी कंट्रीज़ में हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। और हमारी फैक्ट्रीज़ जो है वो इंडिया के बाहर भी है। चेक रिपब्लिक में भी हमारी फैक्ट्री है, फ्रांस में हमारी R&D है, UK में हमारी मॉलिक्यूलर की फैक्ट्री है और अब लेटेस्ट रशिया में भी हम मैन्युफैक्चरिंग चालू करने वाले हैं। सो ट्रांसिशा बायोमेडिकल दुनिया की टॉप 10 कंपनियों में आ गई है और हम सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट करते हैं बायोकेमिस्ट्री। इंडिया से सबसे बड़ा एक्सपोर्ट आप ही करते हैं। इंडिया में नंबर 1 डायग्नोस्टिक कंपनी हमारी है। तो सर अच्छा, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अभी जो PLI स्कीम्स लेके आई, तो जिसका मकसद था कि ज़्यादा से ज़्यादा मेक इन इंडिया बने और लगातार हर तरह से उस PLI स्कीम को किस तरह से आप देखते हैं? क्योंकि आप ये हमारे लिए बहुत ही बेनिफिशियल स्कीम है। जैसे कि अभी AMTZ विशाखापट्टनम में जो आंध्रा मेडिटेक जोन बना है, वहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हम जैसी कंपनियों के लिए मैन्युफैक्चरिंग के लिए जो भी रिक्वायरमेंट्स है उन सबको एक जगह पे लेके आए, ताकि हमारा कॉस्ट कम हो पाए और हम काफ़ी अच्छी कॉस्ट में मशीनें बना पाए। और जगह भी हमें प्रोवाइड करी वहाँ पे और पूरा एक मेडिकल हब बनाया। तो उस जैसे वो तो एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन हो गया बेसिकली SEZ टाइप का, लेकिन इसमें मेरा कहने मतलब था जैसे ICMR है या जो दूसरी या IITs हैं, फंडिंग करती हैं फॉर R&D। जी, जैसे IITs है खासकर इंडिया की, खासकर ICMR है, जो इस तरह के जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो किस तरह से आप लोगों के साथ में टाई अप है, कोलैबोरेट हैं, और जो भी एकेडमिक रिसर्च एंड डेवलपमेंट है वो कैसे आप तक ट्रांसफर हमने बेंगलोर के अंदर नया R&D डाला है, जो कि काफ़ी नवीनतम और बहुत बड़ा R&D है। हमारा पुराना R&D जो मुंबई में था वो छोटा पड़ रहा था, तो अभी काफ़ी बड़ा R&D हमने बेंगलोर में डाला है, जो कि मिस्टर वदरानी के सन मिस्टर निखिल वदरानी हेड कर रहे हैं। अच्छा, और काफ़ी अच्छा R&D के अंदर हम कर रहे हैं। सो हम उसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से मदद भी ले रहे हैं। अच्छा, और बायोटेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट। सर मैं ये पूछना चाह रहा था कि जो एकेडमिक रिसर्च है वो कैसे ट्रांसफॉर्मिंग इंडस्ट्री के साथ? अभी IIT वगैरह में ऐसे कुछ चीज़ों पे रिसर्च हो नहीं रही है जिसमें कि हम उनसे टाई अप कर पाए। हम खुद ही अपनी रिसर्च कर रहे हैं। और इसके लिए अभी हमने विशाखापट्टनम में एक बहुत बड़ी ग्लोबल यूनिवर्सिटी इनॉग्रेट करी है, विच विल बी द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड। वो ग्लोबल यूनिवर्सिटी के अंदर हम पोस्ट ग्रेजुएशन इन बायोमेडिकल इंजीनियरिंग का कोर्स चालू कर रहे हैं, साथ में हम MBA का प्रोग्राम भी चालू कर रहे हैं। तो वो एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है जिसका पहला कोर्स जनवरी 2026 से हम प्लान कर रहे हैं कि हम चालू कर रहे हैं। तो हम इंजीनियरिंग का भी कोर्स कर रहे हैं कि मैन्युफैक्चरिंग के साथ में और इंजीनियर्स भी यहाँ डेवलप कर रहे हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं ये आज की तारीख में इस तरह से शॉर्टफॉल हो रहा है, जो साइंटिस्ट हैं या इंजीनियर्स हैं, इस तरह के प्रोफेशनल वो उस शॉर्टफॉल को आपके अपनी यूनिवर्सिटी के माध्यम से पूरा करना चाहते हैं। वही एक रीज़न था यूनिवर्सिटी बनाने का कि हम वहाँ पे लोगों को रिसर्च करना चाहें तो हम उनको एक प्लेटफॉर्म दें कि भाई जो रिसर्च करना चाहता है वो अरबा यूनिवर्सिटी में आए और वहाँ पे उसको सारी वो फैसिलिटी मिले जो वो चाहता है, जिससे कि वो रिसर्च कर पाए और नई मशीनें बनाने में, नई टेक्नोलॉजी बनाने में हमारी मदद करें। अच्छा सर, आप जैसे आज की तारीख में लगातार क्योंकि अब चीज़ें चेंज हो रही हैं, टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बहुत ज़्यादा यूज है। बहुत अच्छा सवाल पूछा सर। तो ये जो मशीन आप हमारे पास में देख रहे हैं, ये हमारी लेटेस्ट हेमेटोलॉजी सेल काउंटर है, जिसमें हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इंटीग्रेट किया है। अगर आप देखेंगे तो आजकल इमेज एनालिसिस जो है वो काफ़ी फेमस हो गया है। जैसे आप फेसबुक पे जाते हैं, वो आपको आइडेंटिफाई करते हैं कि भाई ये मेरा दोस्त है, अगली दफ़े वो आपको ऑटोमेटिकली आइडेंटिफाई कर लेता है बंदे को। या आप
डिजी यात्रा से आप ट्रैवल करते हैं, एयरलाइन में आप जाते हैं, आपके फेस रिकॉग्निशन पे आपको आजकल बोर्डिंग पास लेने की ज़रूरत नहीं, सीधा अंदर आपको फेस रिकॉग्निशन पे डालते हैं। सिमिलरली इसमें हमने मशीन में फेस रिकॉग्निशन डाला है, तो ये मशीन जो डाटा जनरेट करती है जिसमें काफ़ी तरीके के ग्राफ आते हैं, वो ग्राफ को इंटरप्रेट करना हर आदमी के मुकाबले का नहीं है, हर आदमी उसको इंटरप्रेट नहीं कर सकता। तो उसमें हमने इसमें लाइब्रेरी डाली है, डिफरेंट तरीके की हज़ारों इमेजेस इसमें डाली है, अलग अलग बीमारियों की इमेजेस में कि कैसा स्कैटरग्राम आता है, वो ये इमेज एनालिसिस करके देती है। तो ये आपको बहुत मदद करेगी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मुकाबले। सिमिलरली हम इसमें एक और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से थैलेसीमिया भी स्क्रीन कर लेंगे हम इसके अंदर। सिमिलरली आप इसके अंदर डेंगू भी देख पाएंगे कि मशीन को कोई आज इंसान को कोई डेंगू के चांसेस तो नहीं है या मलेरिया के चांसेस तो नहीं है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बेसिस पे आजकल मशीन बहुत स्मार्ट हो गई हैं और काफ़ी सारी चीज़ें आप पता कर सकते हैं इसमें। अच्छा सर, जो खासकर NHF जिसको हम लोग कहते हैं नेशनल हेल्थ सिस्टम, तो इसमें कितना आपकी जो मशीन है कितना इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रही है और किस हद तक के कर रही है और किस लेवल पे इस समय आप अभी हेल्थ मिशन के अंदर जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्टेट लेवल के ऊपर फंडिंग दे रही है और PHC CHCs को भी अपग्रेड कर रही है कि वहाँ पे भी टेस्ट ये अवेलेबल हो पाए, चाहे सिंपल डायबिटीज़ का टेस्ट है या लिवर प्रोफाइल है या लिपिड प्रोफाइल है या CBC है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नेशनल हेल्थ मिशन ने एक लिस्ट बनाई है जिसके अंदर नेसेसरी इक्विपमेंट्स हैं, उस इक्विपमेंट्स में कि एक बेसिक इक्विपमेंट एक PHC लेवल पे या एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पे क्या क्या इंस्ट्रूमेंट होने चाहिए, उसकी उन्होंने लिस्ट बनाई है और काफ़ी फंडिंग कर रही है, स्टेट गवर्नमेंट को फंड दे रहे हैं। सो जैसे कि अभी महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने हमारे से करीबन 1100 सेल काउंटर खरीदे हैं। सिमिलरली जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट ने अभी हमने करीबन 250 बड़े फुली ऑटोमेटेड बायोकेमिस्ट्री एनालाइजर और सेल काउंटर, यूरिन एनालाइजर्स वगैरह हम सप्लाई कर रहे हैं, हमें ऑलरेडी ऑर्डर मिला है। तो ये सारी जो है ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के नेशनल हेल्थ मिशन के फंड से ही हो पा रहा है। तो सर जैसे ट्रांसएशिया जो है कहते हैं कि जो जांचों को किस तरह और किफ़ायती सस्ता बनाने में किस तरह मदद करता है? अभी जो चीज़ें हम जापान से या जर्मनी से या US से इंपोर्ट करते थे, उसी को अगर हम देखें कि इंडिया में उस चीज़ की क्या कॉस्ट है, तो वो कॉस्ट ऑलमोस्ट हाफ से भी कम आ गई है। ट्रांसएशिया से पहले मैं नाम नहीं लूँगा, बट बिफोर ट्रांसएशिया आई वाज वर्किंग विद अ मल्टीनेशनल कंपनी। जी। जब मैं मिस्टर वदरानी से मिला और मैंने उनका मेक इन इंडिया का जज्बा देखा और कंसेप्ट देखा, तब मुझे लगा कि ये जो कंपनी, जो मशीनें उस ज़माने में 1992 की मैं बात कर रहा हूँ, 93 की, जो मशीन बाहर से हम 3 लाख रुपए की इंपोर्ट करते थे, वो मिस्टर वदरानी ने 1 लाख रुपए में इंडिया में बना के और बेचना शुरू किया। और उसी की वजह से आज हम गांव-गांव में ये मशीनें लगा पाएँ, चाहे वो लेह लद्दाख हो, बारामूला हो, सोपोर हो या कश्मीर से कन्याकुमारी या ईस्ट में हो या राजस्थान के बॉर्डर पे हो। आज हर जगह इंडिया में 3 लाख लैब्स के अंदर हम लोग ये मशीनें दे पाए और गांव-गांव में हमारे इंजीनियर्स जाते हैं। तो बिकॉज ऑफ द कॉस्ट इफेक्टिव जो हम इंडिया में सस्ता बना पाए और हम सर्विस दे पाए, इसी के लिए हम गांव-गांव में ये सर्विस दे पाए। मतलब ये कह सकते हैं पॉइंट ऑफ केयर के नाम से जो है पॉइंट ऑफ केयर टेस्टिंग जो है वो आपका जो है इसीलिए आपका जो है इम्पोर्टेंट फैक्टर बन गया है। जरूर क्योंकि नहीं तो मरीज को एक छोटे से सर्दी जुकाम के लिए भी बड़े शहर आना पड़ता था, आज उसको अपने तहसील में, अपने गाँव में भी वो अवेलेबल है कि वो सारी जाँचें वो वहीं करवा सकता है, लोकल लेवल पे, प्राइमरी हेल्थ लेवल पे। अरे सर, ये जो आपकी जो भी मशीन है ये हमारी ग्रामीण अर्थव्यवस्था को किस तरह से सहयोग दे सकते हैं और वहाँ के लोगों को कैसे जीवन? बिल्कुल, अगर आज ग्रामीण के से आप देखें तो उससे हर छोटी सी बीमारी के लिए भी शहर आना पड़ता था और 5-7 दिन, 1 हफ्ता रुकना पड़ता था, जिसमें उसका बहुत खर्चा होता था, टाइम वेस्ट होता था, काम सफ़र करता था कि उसने 7 दिन के लिए वो कुछ काम नहीं कर पाता था, फिर उसको बड़े शहर में लखनऊ में आके रहना पड़ेगा। आज अगर उसको वही फैसिलिटी उसके गांव में ही मिल जाएगी, 2 घंटे में ही मिल जाएगी, तो उसका कितना फ़ायदा होगा। उसका 7 दिन की छुट्टियां नहीं लेगी, वो अपना काम कर सकता है। तो बेसिक हेल्थ फैसिलिटी आज इन छोटी छोटी मशीनों की वजह से और ये जो मशीन है वहीं लोकल मिल पा रही है और उससे ग्रामीणों का ही सबसे ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है, सबसे ज़्यादा ग्रामीणों का फ़ायदा। अच्छा सर, अब क्योंकि बहुत सी चीज़ें चेंज हो रही हैं, अब हम ये पूछना चाहते हैं कि जो सर टेक्नोलॉजी क्योंकि बहुत तेज़ी के साथ वो अपग्रेडेशन हो जाती है, तो उसमें टेक्नोलॉजी कैसे सस्टेनेबल बने, इसके लिए क्या पॉलिसी होनी चाहिए या किस तरह वो सस्टेनेबल रह सकती है? देखिए, वर्ल्ड वाइड R&D बहुत फास्ट हो रहा है, जी। तो हर 5 साल में नई टेक्नोलॉजी आ जाती है
5-6 साल में आपकी जो पुरानी टेक्नोलॉजी वो ऑब्सोलीट हो जाती है। तो ये तो आपको समय के साथ में अपग्रेड करना ही पड़ेगा। और कुछ हर हॉस्पिटल तो नई टेक्नोलॉजी ले भी नहीं सकता। मेट्रोज़ के अंदर दिल्ली, बॉम्बे, लखनऊ में हम ये टेक्नोलॉजी ले सकते हैं, पर गाँवों में तो एक्चुअली उनको बेसिक टेक्नोलॉजी ही चाहिए अभी। वहाँ पे अभी इनोवेशन की इतनी ज़रूरत नहीं है कि उनके पास बेसिक भी नहीं है। वो आज अगर अपना हीमोग्लोबिन भी नहीं मेजर कर पा रहे, अपना ब्लड ग्रुप भी नहीं मेजर कर पा रहे, उनको डायबिटीज़ का पता नहीं लग पा रहा, तो उनको पहले बेसिक इंफॉर्मेशन तो दें हम, फिर उनको नई टेक्नोलॉजी दें। नई टेक्नोलॉजी बेसिकली हम लोग मेट्रो में और बड़े अस्पतालों में लाइक एम्स वगैरह में हम दे सकते हैं। तो सर आप वहाँ पे आपको बेसिक चीज़ें चाहिए जो भी। अच्छा, तो सर आप लोग जो R&D कर रहे हैं वो किस सेक्टर में कर रहे हैं और आने वाला कौन सा दौर होगा? R&D हमारी हर सेक्टर में हो रही है। बेसिकली मॉलिक्यूलर के केस में भी हम लोग R&D कर रहे हैं, जहाँ पे हम मॉलिक्यूलर में भी हम एंटर करना चाहते हैं। माइक्रोबायोलॉजी में भी हम कर रहे हैं। जैसे ही हेमेटोलॉजी हमने बताया आपको, इस सेक्टर में भी चल रही है। बायोकेमिस्ट्री एनालाइजर में हम बहुत बड़े थ्रूपुट की मशीनें ला रहे हैं, जो कि बड़े इंस्टीट्यूट लाइक एम्स कर पाएँ। साथ में हम इम्यूनोलॉजी के क्षेत्र में भी नई मशीनें अगले साल लाने वाले हैं। दूसरा वो मशीन जो आप सामने देख रहे हैं, दैट इज़ एन HbA1c एनालाइज़र। वो भी हमारा ट्रांसएशिया का अपना प्रोडक्ट है, जो हमने डायबिटीज़ के लिए HbA1c एनालाइज़र भी लॉन्च किया है। तो इम्यूनोलॉजी इज़ वन थिंग जो अभी इंडिया में नहीं बन रहा है, वो हम कोशिश कर रहे हैं कि हम इम्यूनोलॉजी भी अगले 1 साल में लेके आते हैं, जिसमें थायराइड फंक्शन, लिवर, बाकी सारे टेस्ट होते हैं। अच्छा सर, ये क्या आप पैथोलॉजी से जुड़ी हुई जो मशीनें हैं, इससे बाहर क्या किसी दूसरे सेगमेंट में भी जाने वाले हैं या? पैथोलॉजी के बाहर जैसे मैंने आपको बताया कि हम एजुकेशन सेक्टर में मिस्टर वदरानी बहुत चाहते हैं, क्योंकि जब तक स्किल डेवलपमेंट नहीं होगा, जब तक हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो पहला क्षेत्र उन्होंने जो चुना है वो एजुकेशन ही चुना है, और उसमें उन्होंने यूनिवर्सिटी, जो ग्लोबल यूनिवर्सिटी उन्होंने डेडिकेट करी है, ग्लोबल यूनिवर्सिटी। जी, जर्मनी से टेक्नोलॉजी ट्रांसफॉर्म करते थे, तो जर्मनी के साथ आपका कोलैबोरेशन था। तो अब क्या मेक इन इंडिया के तहत क्या जर्मनी से कोलैबोरेशन आपका ख़त्म हो गया है या टोटल? नहीं, ये जो अरबा आप देख रहे हैं, लोग सोचते हैं कि ये जर्मन कंपनी है। अरबा बेसिकली हमारी ब्रांड नेम है। ओके। तो जब हम सर ने जब ट्रांस एशिया नाम रखा, ओके, तो जब हम जर्मनी में गए या हम बाहर गए यूरोप में, एशिया के जब बाहर गए, तो लोगों को लगा कि एशियन कंपनी है और इसका प्रोडक्ट अच्छा नहीं होगा। तो अरबा जो हमारा प्रोडक्ट का ब्रांड नेम था, हमने जर्मनी में अरबा मैनेम करके कंपनी खोली, जिसके भी ओनर मिस्टर वदरानी ही है। ओके। मिस्टर वदरानी की ही कंपनी है अरबा मैनेम, जो जर्मनी में हेडक्वार्टर है। सो ट्रांस एशिया से मैन्युफैक्चर करके हम अरबा को देते हैं। ओके। यहाँ से इंडिया के प्रोडक्ट अरबा को जाते हैं, और अरबा के नाम से फिर साउथ अफ्रीकन मार्केट, साउथ अमेरिकन मार्केट, ईस्टर्न यूरोप, रशिया वगैरह में बिकते हैं। ओके। ये दे आर आवर सिस्टर कंसर्न। ओके, फादर कंपनी ट्रांस एशिया। ओके, मैं समझ गया कि बेसिकली आप, क्योंकि बहुत सी जगहों पर एक माइंडसेट होता है कि यार ये अच्छा नहीं होगा, ये अच्छे एशियन नेम है। यस। तो अच्छा सर, एक साथ साथ जो आप जो क्वालिटी स्टैंडर्ड की बात आती है, मैं देखता हूँ जो कुछ प्रोडक्ट हम अरबा के ब्रांड में चेक रिपब्लिक में मैन्युफैक्चर भी कर रहे हैं। कुछ R&D जैसे मैंने आपको बताया, फ्रांस में, आप US में, आपका UK में भी है, हाँ US में भी है, UK में भी है, तो वो अब अरबा के नाम से कर रहे हैं। और ओनर ग्लोबली बेसिकली जो जितने भी ग्लोबली आपके प्रोडक्ट सेल करते हैं वो अरबा के नाम से, और इंडिया में ट्रांस एशिया के नाम से। ये दो मतलब एक तरह से है। तो इसके साथ साथ जो खासकर अगर हम बात करें कि जो सरकारी जो जितने भी एकेडमिक्स हैं, उनको किस तरह से अपग्रेड किया जाए, जो इंडस्ट्री के साथ में टाई अप करके वो आगे आ सकें और वो इंडिपेंडेंट हो सके। जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि आत्मनिर्भर बने, तो वो भी चाहते हैं कि जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं, रिसर्च इंस्टीट्यूशंस हैं, ICMR के हो या जो भी IITs हो या जो भी इस तरह की चीज़ें हैं, तो वो इंडिपेंडेंट बने। वो कैसे हो सकता है? तो जैसा कि काफ़ी डॉक्टर, आपने जो पहले भी डॉक्टर अनिल हांडू से बात की, जैसा उन्होंने बताया कि जब तक इंडस्ट्री और ये इंस्टीट्यूट साथ नहीं आएंगे तब तक ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उन लोगों को जो नॉलेज है वो टेक्निकल नॉलेज है, वो रिसर्च ओरिएंटेड है, पर वो रिसर्च के मॉलिक्यूल को कॉमर्शियली कैसे प्रोड्यूस करना है, वो तो कंपनी जैसे हमारी कंपनी है, हम लोग ही कर सकते हैं। तो जब तक हम साथ नहीं आएंगे, तो उनकी रिसर्च और वो हमारे साथ आएँ, हमारे साथ मिल के काम करें, तो हम उसको कॉमर्शियल या बना के और दुनिया भर में बेच पाएंगे। सो जो भी वहाँ पे हो रहा है उनको हमारे साथ आना पड़ेगा। अभी वो हमारे साथ नहीं आते। अच्छा। हमारे को गवर्नमेंट
में, क्योंकि हम तो गवर्नमेंट नहीं है, हम एक प्राइवेट कंपनी जी, है, जी। तो हमें प्राइवेट कंपनी समझ के थोड़ा सा दूर रखना है। जब तक वो हमारे साथ नहीं आएंगे तब तक ये नहीं हो पाएगा। जब तक वो ये ना समझेंगे कि भाई हम ये एक इंडियन कंपनी है और देश के लिए काम कर रहे हैं, तो हमारे को साथ मिलाएं पॉलिसी मेकिंग में। जैसे एक हमारा आईमेड करके एसोसिएशन जी। है, ऑल इंडिया एसोसिएशन ऑफ मेडिकल डिवाइसेज, जी, जी। उसमें हमने आईमेड के तहत हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं। वो हमारी काफ़ी बातें मानते भी हैं आईमेड की, और काफ़ी पॉलिसीज़ में आईमेड के हिसाब से वो चेंजेस भी लेके आती है गवर्नमेंट ऑफ। तो बेसिकली जो छोटी जो डिवाइसेस हैं, बल्कि मैं देख रहा हूँ जो प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्रों में बिकने लगी हैं, वहाँ पर जो आप बता रहे हैं उनके रिकमेंडेशंस और उनके गवर्नमेंट ऑफ प्रोडक्ट्स। इंडिया ने एक पॉलिसी निकाली है जिसमें वो इन सारे इक्विपमेंट्स को या औषधियों को एक लिस्ट में बना रहे हैं जहाँ पे कि इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग इसकी खपत से ज़्यादा है। जितना इंडिया का खपत है उससे ज़्यादा अगर हमारी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है, तो उन प्रोडक्ट्स को वो रिजर्व फॉर मेक इन इंडिया के उसमें लेके आए। ओके, ठीक है, तो जब वो रिजर्व फॉर मेक इन इंडिया हो जाएगा तो बाहर से उस चीज़ को आप इम्पोर्ट ही नहीं कर सकते। ओके। तो इस तरीके से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हम लोगों को मदद कर रही है। तो पुलिस साहब, क्योंकि आप चलते चलते हम आपसे ये पूछना चाहते हैं कि ट्रांस एशिया और इब्रा जो अब अगले 5 सालों में किन नए प्रोडक्टों को लेकर आने वाली है जनता की सेवा के लिए, ये जानना चाहते हैं। सर, अगले 5 सालों में जैसा मैंने आपको बताया, एक तो इम्यूनो एसाई एनालाइजर हम लाने वाले हैं जो कि अभी हम पूरी तरीके से इंपोर्ट पे बेसिस पे हैं। अभी ये प्रोडक्ट इंडिया में बन नहीं पा रहा है, जिसमें कि कैंसर मार्कर और थायराइड, फर्टिलिटी हार्मोन्स, ये सारे टेस्ट होते हैं। ये अभी भी इंडिया में नहीं बन पा रहा है, और हम इंडिया में सारी इंपोर्टेड कंपनियों पे ही हम डिपेंडेंट होना पड़ रहा है। तो हम प्लान कर रहे हैं कि हम इंडिया में अपनी मैन्युफैक्चरिंग चालू करें। इसके अलावा हम कोई POCT डिवाइसेस भी लेके आएंगे। POCT जो कि हम बोलते हैं बेड साइड, क्योंकि पेशेंट जहाँ बेड पे है, पेशेंट का सैंपल भी ना देना पड़े और वहीं का वहीं हम उसको टेस्ट कर पाएँ। तो कुछ हम POCT डिवाइसेस भी लेके आ रहे हैं। अदरवाइज अभी ये मशीनें, बड़ी बड़ी मशीनें लैब में जाती हैं। जी, जी। POCT डिवाइसेस मरीज के पास में, बेड के पास में भी हम टेस्टिंग कर पाएंगे, जिससे बहुत जल्दी उनको इलाज मिल पाएगा। तो कुछ POCT हम लेके आएंगे। मॉलिकुलर भी हम प्लान कर रहे हैं कि जल्दी ही इंडिया में लॉन्च करें, जिसका R&D हमारा ऑलरेडी UK में चल रहा है, वो हम इंडिया में लॉन्च करेंगे। तो सर, इन्हीं सब सवालों के साथ में हम आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे, और फिर किसी एक नए पॉडकास्ट में फिर इन चीज़ों के साथ फिर से मुलाकात करना चाहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद।